हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार आज हम ई गवर्नेंस के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि उत्तराखंड की सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं व सभी केंद्रीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में तो समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना इलेक्ट्रॉनिक शासन अथवा ई गवर्नेंस कहलाता है। और सरल शब्दों में कहे तो ई गवर्नेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि नागरिकों को जितनी भी सुविधाएं प्रदान करता है, वो उनको डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करता है। और शासन स्वयं में यहाँ इम्प्रूवमेंट ला रहा है कि जितने भी कार्य वो करे, वो सब डिजिटल माध्यम से करें, क्योंकि ये एक सरल और सशक्त माध्यम है लोगों तक अपने सेवाओं को पहुंचाने का व लोगों की दिक्कतों को दूर करने का। इसलिए जो सरकारी सेवाएं हैं, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से लोगों को प्रदान की जा रही हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यूनेस्को के अनुसार ई शासन को जनता तथा अन्य एजेंसियों को सूचना के प्रसार की सक्षमता, तीव्र और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के प्रयोग के रूप में समझा जा सकता है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में सुशासन की धारणा को मजबूत बनाने की दृष्टि से ई गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में विकसित हुआ है। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं। तो विश्व बैंक के अनुसार ई गवर्नेंस से आशय सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है, जिसमें नागरिकों और सरकार के अन्य अंगों के साथ संबंध परिवर्तित करने का सामर्थ्य है। सरकारी कार्यप्रणाली में सूचना और संचार तकनीक जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना, जिससे नागरिक, व्यापारी तथा अन्य सामाजिक अंगों के साथ पारदर्शी एवं व्यवस्थित संबंध स्थापित हो और प्रशासन स्मार्ट बन सके। यह अवधारणा दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 2009 की अंतिम रिपोर्ट में दी गई। तो जो दूसरा प्रशासनिक आयोग था 2009, तो उसकी अंतिम रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकारी कार्यप्रणाली की सूचना और संचार तकनीक को बढ़ावा देना, जिससे नागरिक, व्यापारी तथा जितने भी सामाजिक अंग हैं, उनके साथ पारदर्शी एवं व्यवस्थित संबंध जो है स्थापित हो सके और प्रशासन स्मार्ट बन सके। अब है इसमें भारत में ई गवर्नेंस की जो पहलें हैं, उनके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1970 में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना की। वर्ष 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC की स्थापना भारत में ई शासन की ओर पहला मुख्य कदम था, क्योंकि इसने सूचना और उसके संप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया। 1980 के दशक के पूर्वार्ध में कंप्यूटरों का प्रयोग बहुत कम संगठनों तक था। 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक बड़ी संख्या में सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटरों का आगमन हुआ, परंतु उनका प्रयोग अधिकांशतः शब्द संसाधन के लिए किया जाता था। बाद के वर्षों में चालू कंप्यूटरीकरण, दूर संपर्क और इंटरनेट संपर्क के लिए संघ और राज्य दोनों स्तरों पर अनेक ई शासन पहलें की गईं। वर्ष 1999 में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सृजन हुआ, जिसके माध्यम से वर्ष 2000 तक केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों या विभागों में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा ई शासन हेतु 12 सूत्री न्यूनतम कार्यसूची जारी की गई, जो ई शासन के संदर्भ में मील का पत्थर साबित हुआ। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से अपनी राष्ट्रीय ई शासन योजना का प्रारंभ किया। इसके पश्चात विभिन्न राज्य सरकारों ने भी ई शासन से संबंधित अनेक परियोजनाएं प्रारंभ की। तो विभिन्न राज्यों ने भी ई शासन संबंधित अनेक परियोजनाएं जो है जारी की हैं। उनमें से कुछ हैं: आंध्र प्रदेश ई सेवा परियोजना, कर्नाटक भूमि परियोजना, मध्य प्रदेश ज्ञानदूत परियोजना, उत्तर प्रदेश लोकवाणी परियोजना, केरल फ्रेंड्स परियोजना और राजस्थान में है ई मित्र परियोजना। तो दोस्तों, अब ई गवर्नेंस की विशेषताएं देखते हैं कि ई गवर्नेंस की क्या विशेषताएं होती हैं। तो ई गवर्नेंस मूलतः नैतिक, जिम्मेदार, प्रत्युत्तरवादी और पारदर्शी एवं स्मार्ट शासन व्यवस्था लाने के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। इसमें प्रशासनिक नेतृत्व एवं प्रौद्योगिकी का एकीकरण हो जाता है। इसकी अवधारणा मूल रूप से बेहतर प्रशासन से संबंधित है, जिसके अंतर्गत नौकरशाही का छोटा आकार, प्रशासन में सच्चरित्रता, लोक सेवाओं के प्रति जवाबदेही, जनता में प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता जगाना तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना इत्यादि शामिल है।
इस व्यवस्था से कागजी कार्यवाहियों में कमी आती है, जिससे पर्यावरण संतुलन, विलंब तथा अनावश्यक वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो कागजी कार्यवाही होती थी, वो ज़्यादा होती थी क्योंकि सारा जो काम था वो ऑफ़लाइन होता था। और आज के टाइम पे जितने भी कार्य हैं वो ऑनलाइन होते हैं, तो हमें मतलब ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ई गवर्नेंस द्वारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग संभव हुई है, जिससे प्रशासन, विशेषकर न्यायालयों में दक्षता आई है। इसके माध्यम से प्रशासन में पुनरावृत्ति जैसे दोषों से बचाव होता है। यह लोक प्रशासन में स्वचालन को प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया है। अब दोस्तों ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, उसके बारे में जानते हैं। 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 3 और 4 सितंबर को मुंबई में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया था। और इसका जो विषय था वो था विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा वितरण। और इसका मुख्य उद्देश्य था शासन में सुधार, नागरिकों के लिए जीवन को सुगम बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं का लोकतंत्रीकरण और प्रशासकों के बीच नजरिए में बदलाव लाना। और मुंबई में घोषणा की गई थी कि सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार और राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्यों में सहयोग करेंगी। वो ये कार्य थे: इंडिया स्टैक की कलाकृतियों का लाभ उठाकर प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से नागरिक सेवाओं में परिवर्तन लाना, जिसमें डिजी यात्रा, आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, उमंग और ओएनडीसी शामिल है। अब दोस्तों ई गवर्नेंस में 4 चरण शामिल हैं। वो हैं उपस्थिति, सहभागिता, लेन-देन और परिवर्तन। और ई गवर्नेंस के 4 आधार स्तंभ हैं: लोक, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन। अब दोस्तों ई गवर्नेंस के स्वरूप या प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला है G2C यानी सरकार से नागरिक, यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर। सरकारी सेवाओं को नागरिकों द्वारा साझा किया जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी सेवाओं के लिंक पर सेवाएं प्राप्त होती हैं, जैसे ऑनलाइन बिल का भुगतान, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आदि। अगला है इसमें G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या सरकार से सरकार। इस मामले में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग न केवल सरकारी संगठनों के कार्यकरण में शामिल सरकारी प्रक्रियाओं के पुनर्गठन में, बल्कि विभिन्न संगठनों के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। अगला है इसमें G2B यानी सरकार से व्यवसाय, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका प्रयोग सरकार के साथ सीमा विहीन रूप से व्यवसाय, समुदाय, सामग्री और सेवाओं के प्रदायकों को परस्पर क्रिया करने में सहायता देने के लिए किया जाता है। ई शासन का उद्देश्य लाल फीताशाही को कम करना व समय की बचत करना है। लाइसेंसिंग, परमिट, अधिप्राप्ति व राजस्व संग्रहण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है इसमें G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय या सरकार से कर्मचारी। इसके अंतर्गत सरकार और उसके कर्मचारी एक दूसरे की कार्यप्रणाली से संबंधित सूचनाओं को साझा करते हैं। कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली शिकायतें, नियम, मानक आदि इसके उदाहरण हैं। तो ई गवर्नेंस के अंदर बहुत सारे कार्यक्रम जो है सरकार चलाती है, उनमें से एक है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। ई गवर्नेंस के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य कागजी प्रक्रिया से छुटकारा प्राप्त करना तथा अधिक से अधिक ई माध्यम आधारित व्यवस्था विकसित करना है। तो डिजिटल इंडिया का जो मुख्य कार्य है वो है पूरे भारत में डिजिटलाइजेशन करना। अब है ई क्रांति। ई क्रांति डिजिटल इंडिया पहल का एक अनिवार्य स्तंभ है। देश में ई गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस और सुशासन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को देखते हुए ई क्रांति के प्रमुख घटकों के रूप में शासन को बदलने के लिए ई गवर्नेंस में बदलाव के विजन को मार्च 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। तो ई क्रांति के कुछ सिद्धांत इस प्रकार से हैं: मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट, फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल, भाषाई स्थानीयकरण, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक डाटा संरक्षण, मेडिएटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल। तो ई क्रांति के अंतर्गत 44 मिशन मोड परियोजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्वित की जा रही हैं। तो दोस्तों अब ई गवर्नेंस के लाभ देखते हैं। ई शासन से समय की बचत होती है। ई शासन प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करता है।
ई शासन से भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की भूमिका में कमी होती है। ई गवर्नेंस पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापित की गई है। ई शासन में सारे आंकड़े सदा उपलब्ध होते हैं, अतः कभी भी उन आंकड़ों का विश्लेषण कर उचित निर्णय लिया जा सकता है। ई शासन से प्रशासन में जन भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। ई शासन द्वारा सरकार की वैधता में वृद्धि होती है। अब दोस्तों ई गवर्नेंस के कार्य व सुविधाएं देखते हैं। तो ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, आय, जाति, निवास आदि प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करना। तो सरकार ने अपने नागरिकों के लिए जो है कि ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल बनाए हैं। इनके थ्रू हमें आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र हैं सरकारी, हम उनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। घर पे बैठ के आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो पहले हमें तहसील जाना पड़ता था या फिर वहाँ अप्लाई करने के लिए देना पड़ता था, फिर बहुत टाइम लगता था। तो आजकल समय की बचत होती है और लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सरकार ने उन्हें सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन माध्यम से प्रदान कर दी हैं। ऑनलाइन आधार, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट और मतदाता कार्ड, इन दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त करने और अपडेट करने की सुविधा। ऑनलाइन खतौनी, न्यायालय और रेल बस टिकट बुकिंग, इन सेवाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और शिकायत की स्थिति जानना, नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति जानने की सुविधा। डिजी लॉकर, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से ऑनलाइन स्टोर करने की सुविधा। डिजी लॉकर हमें ये सुविधा देता है कि उसमें हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं और फिर हम उसे कभी भी कहीं भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल ऐप, सरकारी सेवाओं तक आसान पहुँच के लिए मोबाइल ऐप उपलब्ध है। अब जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं, सरकार ने उनके लिए सरकारी ऐप भी जो है उपलब्ध करा दिए हैं, जिनसे कि कोई भी नागरिक उस सेवा का आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। ऑनलाइन एफआईआर, कुछ जगहों पर एफआईआर ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब है सुशासन दिवस। तो वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का उद्देश्य सरकारी प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाकर देश में एक खुला और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करना तथा नागरिकों और सरकार के बीच दूरी को कम करना है। तो हमारी सरकार ने जो है, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी 2014 में। और तब से हम 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाते हैं। और इस सुशासन दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जितने भी सरकारी सेवाएं हैं उनका डिजिटलाइजेशन करना और नागरिकों तक वो सारी सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से या डिजिटल माध्यम से पहुंचाना, ताकि जो नागरिकों को जितनी भी दिक्कत परेशानियां होती हैं वो उन्हें ना हो। जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उन सब का भी डिजिटलाइजेशन करना, ताकि नागरिकों और जो सरकार के बीच की जो दूरी है वो कम हो सके और नागरिकों को जितनी भी दिक्कत परेशानियां आती हैं उनको कम किया जा सके और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सब सरलतापूर्वक नागरिकों को प्रदान की जा सके। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 के सिलेबस के अनुसार ई गवर्नेंस के बारे में जाना, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।